हाय फ्रेंड्स, द ट्रूथ एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कई बार क्या होता है, जब सिंपल नंबर्स दिए गए होते हैं तो हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना बड़ा आसान होता है। लेकिन कई बार जब जानकारी नहीं होती है तो हम लोग फ्रैक्शंस यानी कि जो भिन्न होती हैं जो उनका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आज हम लोग पहले यही देखेंगे कि भिन्नों का लासा मासा कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अपने हेडिंग डाल लीजिएगा नेक्स्ट टाइप में क्या कि भिन्नों का लासा मासा एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, देखना पहले मैं एक तरीका बता दूं कि जैसे कि कोई भी भिन्न का अगर एलसीएम एचसीएफ निकालना है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक भिन्न है आपकी ए बटे बी, एक भिन्न है आपकी सी अपान डी और एक भिन्न है आपकी ई अपान क्या एफ, ई में ए के बटे में एफ। ये एक भिन्न है। अगर इसका हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। एलसीएम यहाँ पर मैं दो चीज़ों की बात करूंगा। एक तो पहले देखेंगे हम लोग क्या एलसीएम निकालना कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, और दूसरी बात हम लोग समझेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे। देखना, जब भी हमें किन्हीं भिन्न का एलसीएम निकालना होगा तो हम लोग करेंगे क्या, प्रयास हमारा ये होगा कि आप इतना याद रखना, ये तो पता ही होगा आपको कि जब ये इस तरह से हम लोग कोई भिन्न लिखते हैं तो उस भिन्न में ये जो ऊपर वाली संख्या होती है इसे बोलते हैं अंश। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर वाली संख्या होती है इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, अंश बोलते हैं। और नीचे वाली संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, हर बोलते हैं। ठीक है, ये बात तो आपको पता ही होगी। या इंग्लिश में हम बोल दें तो इसी को शॉर्ट में बोल देते हैं न्यूमरेटर, और नीचे अगर हम इससे बोल रहे हैं तो इसे बोल देते हैं क्या, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो कुछ भी बोल रहे हो तो आपको क्लियर होना चाहिए। ये बातें मैं इसलिए बता दें ताकि कई बार मेरे मुंह से अगर ये बातें निकले तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अरे ये क्या बोल दिया। ठीक है देखना, यहाँ पर अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम निकालने के लिए कभी भी अगर किन्हीं भिन्न का हमें एलसीएम पता करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऊपर लिखे हैं नंबर्स यानी कि जिन जो न्यूमरेटर है उनका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एलसीएम ऑफ क्या, न्यूमरेटर। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। तो देखना इस बात को समझिएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी कि अंश का लासा, और बटे में नीचे क्या लिखेंगे, एच सी एफ ऑफ क्या, डिनोमिनेटर यानी कि हर का क्या, मासा। कभी भी अगर हमें भिन्नों का लासा निकालना है तो हम लासा निकालने के लिए क्या ध्यान दे रहे होंगे, कैसे निकालेंगे कि जो न्यूमरेटर्स होंगे, जो अंश होंगे जैसे ए सी ई, इनका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और जो हमारे डिनोमिनेटर होंगे यानी कि क्या बी डी एफ, इनका हम क्या ले लेंगे, एच सी एफ ले लेंगे। बात समझ आ गई ना, कब, जब हम एलसीएम फाइंड आउट कर रहे होंगे। ठीक है, दूसरी बात ध्यान देंगे यहाँ पर क्या, अगर हमें यहीं पर पता करना होता कि आप हमें क्या बता दें, इनका एच सी एफ बता दें, एच सी एफ हाइस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा बता दें। ठीक है, तो मासा निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ध्यान देना। अब देखना इसका उल्टा हो जाता है, रटना नहीं चीजों को, बस समझते जाना। एक बार अगर ध्यान से देख लोगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। क्या, एच सी एफ अगर हमें इनका निकालना है तो क्या कर देंगे, अब आप मतलब इतना याद रखना कि जो चीज हम निकाल रहे उसे ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर, और नीचे क्या हो जाएगा, आप समझ ही गए होंगे क्या, एल सी एम ऑफ क्या, डिनोमिनेटर यानी कि हर का क्या, लासा। इसका बस उल्टा हो जाता है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। तो ध्यान देंगे अब चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे कि ये तो एक बेसिक तरीका हो गया कि मैंने आपको बता दिया कि ये इस तरह से किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, उदाहरण जिनसे हम लोग समझ लेंगे, इनको प्रैक्टिस कर लें थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, एक उदाहरण हम लोग लिए ले रहे हैं, जैसे कि 4/5, 4/5 कामा 5/6 कामा 7/15, 7/15, इनका आपको क्या निकालना हो, एलसीएम निकालना हो और एचसीएफ। एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें हम लोग निकाल करके देखेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, अब इतनी बातें अगर आप समझ गए हैं, ठीक है, अगर कोई बात समझना है पीछे बैठ जाएंगे, दोबारा फिर से देखेंगे। ठीक है, समझ गया ना, मेरे बताने के इंतजार नहीं करेंगे कि आप मैं दोबारा बताऊं कोई चीज। अब 4/5, 5/6 और 7/15 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। अगर मैं सबसे पहले फाइंड आउट करने जा रहा हूँ क्या, एलसीएम फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, तो एलसीएम जब आप इनका निकालेंगे
तो क्या लिखेंगे, आपको पता है एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी कि जो अंश है, अंश 4, 5 और 7, इनका हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। और एलसीएम निकालना अब आप सीख चुके हैं, ठीक है। इस वजह से मैं ये भिन्नों का लासा मासा मैंने बाद में कराया। क्या 4, 5 और 7 का अगर आपको एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम क्या आएगा, क्या आप बता सकती हैं। तो आपको पता होगा कि भाई एलसीएम एक तो तरीका है, आप वही करें कि 4 लिखें, 5 लिखें, फिर 7 लिखें, फिर कट करके देखें, फिर मल्टीप्लाई। आप इतना समझ गए होंगे कि देखना अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, यानी कि 4, 5, 7 इन्हीं का मल्टीपल ही हमारा क्या आने वाला है, एलसीएम आने वाला था। यानी एलसीएम क्या आने वाला है, 4 मल्टीप्लाई बाई 7। और आपने एक चीज और देखी, हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया। मल्टीप्लाई करना हालांकि आसान था, कर सकते थे, क्या 5 के बीच 7 दूनी 140 आ जाता है, लेकिन अभी तकलीफ नहीं लेनी, क्योंकि हो सकता है कि नीचे जो संख्या है उससे चीजें कट रही हूँ, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी। तो क्या एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, तो हमने न्यूमरेटर यानी अंश का क्या ले लिया, लासा ले लिया। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या 5, 6 और 15 नीचे जो भी संख्याएं लिखी गई हैं, इनका हमें क्या लेना है, एच सी एफ। क्या था, एच सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो यानी डिनोमिनेटर का एच सी एफ लेना है। तो 5, 6, 15, तो 5, 6, 15 में कौन सी ऐसी चीज आपको कॉमन दिख रही है जो कि क्या कर रही हो, तीनों को डिवाइड कर रही हो कंप्लीटली, तीनों संख्याओं को, 5 को, 6 को, 15 को कंप्लीटली डिवाइड कर रही हो। तो क्या आपको पता है कि 5, 6, 15 में एच सी एफ क्या आएगा। तो आपको पता है, देखना 5 और 15 में 5 तो कॉमन है, इसी तरह 6 और 15 में 3 कॉमन है। लेकिन अभी तक हमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं दिख रहा जो कि क्या तीनों में कॉमन। तो यहाँ से डायरेक्टली बाकी भाग दे करके कैसे भी करके आप वैसे तो कर ही सकते हैं, लेकिन इतना आप कॉमन सेंस समझ गए कि 5, 6, 15 का एच सी एफ क्या आने वाला है। तो एच सी एफ तो कितना होने वाला है, एक ही होने वाला है, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 को 20 और 7 दूनी 14, यानी कि 140 इसका क्या हो जाएगा, एच सी एफ हो जाएगा। आई होप आपको बात क्लियर हुई होगी। अब हमें इनका क्या एच सी एफ फाइंड करना है। तो अब आप एच सी एफ जब फाइंड कर रहे होंगे तो एच सी एफ निकालने का भी तरीका आपको पता है। क्या एच सी एफ हम लोग कैसे निकालते हैं, आपको पता है क्या, कि सबसे पहले एच सी एफ आप क्या न्यूमरेटर यानी कि जो अंश है उसका हम क्या ले लेंगे, एच सी एफ। यानी कि अब 4, 5 और 7 का हम क्या ले रहे होंगे, यहाँ पर एच सी एफ ले रहे होंगे, क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मासा ले रहे होंगे। तो आप देखेंगे 4, 5 और 7 का एच सी एफ कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। अब ये आप अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें क्या एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर है यानी कि हर है, इनका हम क्या लेंगे, लासा लेंगे। तो आप मुझे बताइए 5, 6, 15 का लासा लेंगे, तो आप करके देख लें, आपको सिखाया जा चुका है पहली क्लास से अगर आप देख रहे हैं तो, या फिर आप गेस कर ले तुरंत। ये आपकी हैबिट हो जानी चाहिए अगर आप वाकई में डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली मेरी क्लास अच्छे से ज्वाइन कर रहे हैं। तो देखना 5, 6, 15 का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आने वाला है, 5, 6, 15 का ऐसा बड़ छोटे से छोटा नंबर जो कि क्या इन तीनों से डिविजिबल हो। तो आपको पता है कि 30 एक ऐसा नंबर है जो कि इनसे क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम ले लें कितना हो जाएगा, 30। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 1/30, यानी कि इसका आंसर क्या 1/30 होगा। आई होप बात क्लियर होगी आपको। एक और उदाहरण देखेंगे। अब देखना इससे रिलेटेड एक तरह से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नोट करेंगे प्लीज। क्या कहेगा आपसे कि वह महत्तम संख्या क्या है, वह महत्तम संख्या क्या है, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 3 से ही 1/2 मीटर, जो 3 से, या आप कैसे यहाँ पर संख्या नहीं पूछेगा तो जैसे लैंग्वेज में बना करके पूछ रहे हो तो लंबाई, जैसे कि अगर लेंथ दे रहा है तो लंबाई पूछ लेगा। तो क्वेश्चन लिख लेना फिर से करेक्ट करके, क्या वह महत्तम लंबाई क्या है, यानी वह बड़ी से बड़ी लंबाई क्या है जो 3 सही 1/2 मीटर, 3 सही 1/2 मीटर और 8 सही 3/4 मीटर और 8 सही 3/4 मीटर में समान बार मौजूद हो। या हम ये कह सकते हैं ऐसी कौन सी लंबाई होगी जो कि इसको भी और इसको भी क्या कर दे, पूरी तरह विभाजित कर दे। तो आप समझ गए कि एचसीएफ का क्वेश्चन है। अब अगर भिन्नों का लासा मासा आता है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर लेंगे। तो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा कि वह महत्तम लंबाई क्या है जो 3 से 1/2 मीटर और 8 से 3/4 मीटर में समान बार मौजूद हो, यानी कि उस नंबर को हम इसमें बार बार कट कर सकें। तो समान बार मौजूद होते हैं, यानी इनका एलसीएम की हम बात कर रहे हैं। तो देखना हम इनका एलसीएम ले लेंगे। तो कैसे, सबसे पहले तो ये देखना ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है, मिश्रित भिन्न है। तो हम सब लोग इससे पहले क्या भिन्न में चेंज करेंगे। तो देखना क्या 3 दूना चाहिए तो चेंज करना आता होगा ना कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसको जोड़ते हैं। तो 2 3 6 और 1 क्या 7, यानी कि क्या हो जाएगा 7/2 क्या मीटर। एंड और क्या हो जाएगा,
8 चौको 32 और 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, यानी 35/4 मीटर। क्लियर है। अब हम इसका क्या ले लेंगे HCF। अब देखना समझना है HCF, क्योंकि कंफ्यूज मत होना कि HCF लें कि LCM लें। यहाँ पर इसका हम क्या ले रहे होंगे HCF, क्यों? क्योंकि अगर इनमें वो समान बार मौजूद हो, यानी कि वह संख्या इनको क्या कर सकती हो, कंप्लीटली डिवाइड कर सकती हो, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है HCF फाइंड करना है। तो अब HCF कैसे निकालते हैं, HCF ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि जो अंश है उनका क्या HCF, तो 7 और 35। तो HCF क्या होता है, जो दोनों संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो 7 और 35 का HCF कितना हो जाएगा 7, जो कि दोनों संख्या को डिवाइड कर रहा होगा। और LCM आप क्या डिनोमिनेटर, यानी कि 2 और 4 का क्या LCM, तो भाई 2 और 4 का LCM यानी वह छोटी छोटी संख्या जो क्या इनसे डिविजिबल हो। तो आप बताइए कि वह छोटी छोटी संख्या क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। क्लियर है ना। तो यानी कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ये 7/4 क्या मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन इसी तरह का अच्छा क्वेश्चन, उसको ध्यान से देखेंगे, नोट करेंगे प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या बताएं, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या बताएं जो 1/1/2, जो 1/1/2, 1/1/2, कामा 1/1/3, कामा 2/1/4, कामा 3/1/2, कामा 4/1/5 से पूर्णतः विभाज्य हो। वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या बताएं जो 1/1/2, 1/1/2, कामा 1/1/3, कामा 2/1/4, कामा 3/1/2 और 4/1/5, 4/1/5 से पूर्णतः विभाज्य। अब यहाँ पर ध्यान देना, मतलब हमें एक ऐसी संख्या बतानी जो कि क्या इनसे, ये जो नंबर्स लिखे गए इनसे क्या हो कंप्लीटली डिविजिबल हो। आप बताइएगा मुझे इनसे कंप्लीटली डिविजिबल कोई संख्या बतानी, यानी कि हमें क्या चाहिए इनका लासा चाहिए। समझ रहे हैं ना इस चीज को, क्यों? क्योंकि इनसे वो डिविजिबल होना चाहिए और कह रहे वो छोटी से छोटी पूर्ण संख्या बताएं। तो इनका लासा ले लेंगे। सबसे पहले तो मैंने क्या भिन्न में चेंज करेंगे, तो क्या लिखेंगे ध्यान देना, 2 एकम 2 और 1 3 बटे क्या हो जाएगा 2। इसे सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3 1 4 बटे क्या 3। इसे तो 4 दूना 8 1 9 बटे क्या 4, और इसे लिखेंगे तो कितना 7/2, और इसे लिख रहे होंगे तो 5 चौको 20 और 1 क्या 21 बटे क्या लिख रहे होंगे 5 लिख रहे हैं। अब हम इनका क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि हमें एलसीएम ही बताना था बड़ी से बड़ी संख्या। तो अब देखना एलसीएम क्या हो सकता है इनका। तो एलसीएम लेने के लिए आपको पता है कि एलसीएम आप क्या करते हैं न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी कि अंश का क्या ले लेंगे लासा, और हर का क्या ले लेंगे मासा ले लेंगे। बात समझ आ गई ना। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें। तो देखना क्या होगा यहाँ पर कि 3 4 9 7 21, इनका हमें क्या लेना होगा लासा आना चाहिए। 3 4 9 7 21, इनका अगर हम लासा लें तो लासा आप कैसे निकालते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा यहाँ पर 4 ही रहेगा, 3 त्रिका 9 और 7 और 3 सते क्या 21। आप चाहें तो एक बार अभी 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 4 3 और यहाँ पर क्या 1 और 1 आ जाएगा। अब चाहे तो आगे डिवाइड करें, अदरवाइज अब चीज़ों को आप समझ गए तो आपको बताया कि देखना अब आगे क्या आने वाला, भाई एक बार 2 जाएगा, फिर 2 जाएगा, 4 तो वो तो 4 आएगा, फिर 3 आएगा, और ये 7 गुणते क्या 3। तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा 3 × 7 × 4 × क्या 3। इसको आप हम लोग क्या कर लें सॉल्व कर लें। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 मल्टीप्लाई में क्या 4 तियाँ 12। अब करेंगे तो 12 कम 12 2 आ जाएगा, और हासिल आया 1 तो 12 दूनी 24 1 25, यानी कितना आ जाएगा 252। ये तो क्या आ गया एलसीएम किसका न्यूमरेटर का। तो आंसर क्या होगा आपका एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर तो कितना 252। अपन नीचे क्या लिखेंगे HCF ऑफ क्या डिनोमिनेटर, यानी कि 2 3 4 2 और 5 का HCF। तो आपको बताए इनमें कौन सी संख्या है जो कॉमन है, जिस संख्या जिससे इन
इन पांचों संख्याओं में भाग चला जाए, 2, 3, 4, 2 और 5 में, तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कि इन सभी संख्याओं को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, केवल एक के अलावा। तो यानी कि इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एक, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 252। आई होप क्लियर होगी बात। तो ये था क्या, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ क्या, फ्रैक्शंस, भिन्नों का लासामासा हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस आएंगे तो अब आप लोग आसानी से उनको ट्राई कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप देखेंगे अब हम लोग। अब यहाँ पर दिखना एक क्वेश्चन एसएससी के एमटीएस में पूछा गया, ऐसा भी मुझे ये क्वेश्चन मेरे कराने, भिन्नों के लासामा से रिलेटेड ये क्वेश्चन कराने का मतलब इतना है, हालांकि सीख चुके हैं आप कैसे करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये क्वेश्चन कराने का बस पर्पज ये है कि कई बार क्या हम देखते नहीं है क्वेश्चन को, पढ़ते नहीं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हम गलती कर बैठते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लिखेगा, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भिन्न भिन्न 3/4 कामा 9/10 कामा 15/16 के व्युत्क्रमों का महत्तम समापवर्तक कितना है, के व्युत्क्रमों का महत्तम समापवर्तक कितना है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, आपने नोट कर लिया होगा, ट्राई भी कर लिया होगा, क्या है कि अब इस क्वेश्चन में ये करें कि इसके व्युत्क्रमों का एचसीएफ बताएं, यानी कि महत्तम समापवर्तक मासा बताएं। जबकि कई बार एग्जाम में क्या होगा, हम क्वेश्चन को जब अगर अच्छे से ध्यान नहीं देंगे तो क्या है, हम इसी का एचसीएफ निकाल बैठेंगे और वही हम टिक कर दें, पहले ऑप्शन में होगा भी वही। तो समझना है, अब चाहो तो पहले इनका क्या कर लो, व्युत्क्रम कर लो। आप क्या करें, पहले इनका व्युत्क्रम कर लो या बाद में कर लो, क्योंकि आपको पता है, मैंने वहां पर बताया था कि इसका केस क्या होता है, उल्टा होता है एलसीएम एंड एचसीएफ का, बस इतना याद रखना। तो क्या, अब इसके व्युत्क्रमों का, तो व्युत्क्रम क्या बेटा, 4/3 और 10 क्या 9 और क्या 16/15, ये तो क्या हो गए, इसके व्युत्क्रम हो गए। अब इनका क्या बताना था, एचसीएफ बताना था, तो आप आसानी से बता देंगे कि इनका एचसीएफ क्या होने वाला है। कि आपको पता है एचसीएफ कैसे निकलते हैं, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ क्या, डिनोमिनेटर। तो इनका एचसीएफ तो 4, 10 और 16 का आप एचसीएफ निकालें तो कितना हो जाएगा। भाई एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को क्या कर दे, कंप्लीट डिवाइड कर दें। तो आप देखिए कि यहाँ पर 2 से तो सभी डिविजिबल है, क्या 4 से कोई संख्या डिविजिबल है, तो सभी तो नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, 2 ही इनका क्या हो जाएगा एचसीएफ। अब इतना समझ गए होंगे अच्छे से आप। 3, 9 और 15 का हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो 3, 9 और 15 का एलसीएम बताना है। तो अब तरीका एक चाहो तो ऐसे करके देख लो, तो 3 1 3 3 9 और 3 5 15, तो आपको बताया 5 3 15 से 45, यानी कि 45 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा, कितना, 2/45। तो ये गलतियां नहीं करनी एग्जाम में आपको, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चंस में, कि कई बार हमसे क्वेश्चन पूछता है, दे देगा कि मतलब लैंग्वेज के रूप में दे दे क्वेश्चन, और फिर हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं क्या करना होता है। तो कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे कि जिसमें कि भाषा दी गई होगी और उसको समझ करके हमें ये पता करना होगा कि एलसीएम करना है या एचसीएफ करना है, ठीक है। तो अगली हेडिंग में लिख लीजिएगा लैंग्वेज टाइप ऑफ क्वेश्चन, या जिनमें की लैंग्वेज दी रहती है। तो क्वेश्चन लिखेंगे, पहला क्वेश्चन लिखेगा प्लीज, 3 आदमी एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं, 3 आदमी एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं। यदि उनके प्रत्येक कदम का माप, यदि उनके प्रत्येक कदम का माप, यदि उनके प्रत्येक कदम का माप, यानी उनका जो एक कदम चलते हैं, जैसे कि एक कदम ये इतना चलते हैं, तो ये उनके प्रत्येक कदम का माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है, तो वह कम से कम दूरी बताएं, तो वह कम से कम दूरी बताएं जो वे कदमों की पूर्ण संख्या में तय करेंगे, जो वे कदमों की पूर्ण संख्या में तय करेंगे। 3 आदमी एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं। यदि उनके प्रत्येक कदम का माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है, तो वह कम से कम दूरी बताएं जो वे कदमों की पूर्ण संख्या में तय करेंगे। पहला ऑप्शन है आपका 9630, सेकंड ऑप्शन है 9360 एंड 6930 एंड 69
50, ये 4 ऑप्शन है आपके बताना है। तो आपको समझ आ गया होगा कि भाई आपसे लास्ट लाइन में क्या कह रहा है कि वह कम से कम दूरी बताएं जो वे कदमों की पूर्ण संख्या में तय करेंगे, यानी कि एक कोई ऐसी दूरी जिसमें कि क्या इनसे क्या चला जाए, भाग चला जाए, कदमों की पूर्ण संख्या में तय करेंगे। तो कुल मिलाकर के हमें बात समझ आएगी कि इनका हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तब एलसीएम कैसे लेते हैं भाई, आप एलसीएम लेना जानते हैं 63, 70 एंड 77 का। जब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो इनको डिवाइड करेंगे। पहले कोशिश करें किस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो हम डिवाइड करके देखें। 7 से डिवाइड हो रहा था, 7 से डिवाइड करें, 7 नहीं 63, 7 दूनी 70, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। आई होप बात क्लियर होगी। क्या अब ये किसी और संख्या से डिवाइड होंगे, तो समझ तो नहीं आ रहा कि मतलब जब अब ये डिवाइड होंगे तब हम क्या करें, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना क्या, यही तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम इनका क्या होने वाला, एलसीएम होने वाला है यहाँ पर क्या, 7 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई क्या 11। अब ये बातें समझ गए ना कि हम ये डायरेक्ट ये कैसे लिख देते हैं, पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के तरीके होते हैं, अगर उनको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली कैलकुलेशन में। तो क्या 9 सत्ते 63 यानी कि 63 आएगा, ये जीरो, तो अब 11 से केवल मल्टीप्लाई ही तो कराना रह जाएगा, यानी कि 630 मल्टीप्लाई बाई क्या 11। आगे क्या आएगा, 11 से जीरो, 11 3 जा 33, 3 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 66 और क्या 69, यानी कि आपका आंसर क्या आने वाला है 6930। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आई होप बात क्लियर होगी। इसी तरह का इसी लैंग्वेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग, नोट करें प्लीज, लिखिएगा। वर्गाकार टाइलों की वह न्यूनतम संख्या बताएं, वर्गाकार टाइलों की वह न्यूनतम संख्या बताएं, वह न्यूनतम संख्या बताएं जो कि लंबाई 25.27 मीटर, जो कि लंबाई 25.27 मीटर एवं चौड़ाई 22.61 मीटर, 22.61 मीटर के 6 मीटर के पूरे फर्श पर बिछाने के लिए आवश्यक होगी, के पूरे फर्श पर बिछाने के लिए आवश्यक होगी। यानी वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या आपको बतानी है, जो कि क्या है कि एक आयताकार कोई फर्श है जिसमें जिसकी लंबाई 25.27 मीटर है और उसकी चौड़ाई 22.61 मीटर है। इस पूरे फर्श पर, इस आयताकार फर्श पर, पूरे फर्श पर बिछाने के लिए आवश्यक होगी वह टाइल बताना है आपको, वर्गाकार टाइल की न्यूनतम संख्या, कि उस वर्गाकार टाइल की न्यूनतम संख्या यहाँ पर क्या होने वाली। तो इस चीज़ को समझिएगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, तो ध्यान देंगे इसके कंसेप्ट को। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि वर्गाकार टाइल की न्यूनतम संख्या, जो कि क्या करें कि आपसे बोला कि 25.27, तो 25.27 का मतलब क्या, 25 मीटर और 27 क्या सेंटीमीटर। जैसे कि बोल रहा है 25.27, तो इसका मतलब क्या, मीटर बोल रहा है तो इसका मतलब क्या 25 मीटर कह रहे हैं, और 27 क्या कह रहे हैं वो सेंटीमीटर। यही बात, तो अब इतना करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो देखेंगे आप क्या इसे ये ले सकते हैं सीधे सीधे, अगर मैं पूरा पूरा सेंटीमीटर में चेंज कर दूं तो क्या लिख सकते हैं कि आप 2500 या 2527 हम कह सकते हैं पूरा पूरा सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है। इसी तरह से इसकी चौड़ाई दी गई, चौड़ाई कितनी, 22.61 मीटर, 22.61 मीटर, ठीक है। तो इसे क्या, इसका मतलब क्या, वो 22 मीटर 61 सेंटीमीटर, तो क्या लिख सकते हैं 22 मीटर 61 क्या सेंटीमीटर है। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, पूरा अगर हमें सेंटीमीटर में चेंज करना, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो ये 2200 हो जाएगा, और ये 61, तो क्या हो जाएगा 2261 क्या सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आपको इनमें कन्वर्ट कर लेना है। अब ये बात आपको पता होगी, नहीं तो देखना अभी मैं बताऊंगा कि दशमलव संख्याओं का एलसीएम कैसे लेते हैं। चाहो तो वैसे चले जाओ, लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं। आप क्या करें, सीधे सीधे इतना याद रखें कि भाई 25.27 मीटर लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है ये तो पता ही होगा ना, कि 25 मीटर 27 सेंटीमीटर। अब हम पूरे को सेंटीमीटर में चेंज करें, आपको पता है 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो 25 मीटर बराबर 2500 सेंटीमीटर, और 27 सेंटीमीटर ये है ही, तो 2527 सेंटीमीटर।
इस ये भी ऐसे ही हो गया। बात समझ आएगी ना। अब क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन आप नोट करना चाहें तो नोट कर ले, अदरवाइज चलिए कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझिएगा पहले कंसेप्ट को। हमसे पूछा गया है टाइल्स की न्यूनतम संख्या। तो हम ये निकालेंगे कैसे, क्वेश्चन हम करेंगे कैसे, रटना नहीं कि इसको ऐसे किया जाता है, नहीं, आपको समझना है कि ऐसा क्यों किया जाता है, बस इस बात को ध्यान देना। क्या हमें टाइल्स की न्यूनतम संख्या बतानी, जैसे कि आपसे मैं कहूँ कि एक ये कोई आयताकार जो है, मैंने मान लिया कि कोई एक खेत होता, एक आयताकार खेत होता, जिसकी लंबाई हमने मान लिया कि ए है और चौड़ाई हमने मान लिया क्या है, बी है। ध्यान से समझिएगा, मैंने मान लिया कि एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई जो है ए है और चौड़ाई कितना है, बी है। आप मुझे बताइएगा कि अगर हमें इस पर कोई एक वर्गाकार टाइल बिछाना है, इस फर्श पर वर्गाकार खेत या वर्गाकार कमरा कुछ भी है, उस पर हमें क्या वर्गाकार जो है मतलब आयताकार ये कमरा है जिस पर हमें एक वर्गाकार टाइल बिछाना है। समझिएगा मेरी बात को, मैं समझाने क्या वाला हूँ यहाँ पर, तभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे जब इस बात को समझ पाएंगे अच्छे से, नहीं तो फिर रटने जैसी बात होगी कि इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो हम ऐसे कर लेते हैं बस। ठीक, क्या इसकी लंबाई ए है, चौड़ाई बी है, हम इस पर वर्गाकार टाइल बिछाना है। वर्गाकार टाइल बिछाना है मतलब वर्गाकार का मतलब क्या, एक पॉइंट पकड़ना कि अगर टाइल जो होगी उसकी लंबाई अगर एक्स है तो चौड़ाई भी कितनी होगी, एक्स होगी। बात समझ आ रही ना। आप मुझे बताइएगा, और ऐसा भी यहाँ पर क्वेश्चन में ऐड नहीं किया है, मतलब ये चीज भी आपसे कह सकता है वो, यहाँ पर लैंग्वेज में अगर ऐड करना चाहता तो क्या, कि जो टाइल हमें बिछानी है तो इतनी नंबर ऑफ टाइल्स होनी चाहिए, इतनी टाइल्स होनी चाहिए जो कि क्या हो, इस पूरे आयताकार कमरे में क्या हो, कंप्लीटली आ जाए, कंप्लीटली, यानी कि किसी भी टाइल को तोड़ करके ना लगाया जाए कि नहीं थोड़ी सी जगह कम पड़ी है वो एक टाइल को तोड़ा और लगा दिया, मतलब ये ना किया जाए। मतलब एक टाइल अगर कंप्लीट है वर्गाकार, उसे अगर हम क्या करें, उसे हम पुट करना चाहें तो यहाँ पर पुट कर दें। बात समझ आ रही, उसे तोड़े नहीं, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा टाइल, मतलब एक टाइल टाइल को तोड़ करके ना लगाया जाए, कंप्लीटली टाइल लगाया जाए। जैसे कि मतलब कहने का, एक टाइल ये है तो एक टाइल ये लगा दी गई, एक टाइल ये लगा दी गई, एक टाइल ये लगा दी गई, इसी तरह से ये टाइल। अब इसी तरह से वही टाइल उठा करके यहाँ पर लगा दी गई, यहाँ पर लगा दी गई, यहाँ पर लगा दी गई, ऐसे, मतलब ये कंप्लीट इस पूरे को क्या कर सके, कवर कर सके। बात समझ आ रही है ना। तो और वर्गाकार होनी चाहिए, अगर वर्गाकार मतलब कि मैंने मान लिया कि इस टाइल की मैं बात करूँ इंडिविजुअल, अगर इसकी, तो इसकी अगर लंबाई एक्स है तो चौड़ाई भी क्या होगी, एक्स होगी। बात समझ आ रही है ना, क्योंकि वर्गाकार हम विचार। आप बताइएगा मुझे, अब अगर ये एक्स लंबाई इसे तोड़ करके नहीं लगाना है तो क्या करना होगा कि ये कंप्लीट, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स और ये एक्स कंप्लीट मिल करके इस पूरी लंबाई को कवर कर रही होगी कि नहीं। यानी कि हमें ऐसी वर्गाकार टाइल की ऐसी लंबाई लेनी होगी, ऐसी लंबाई का टाइल लेना होगा, लंबाई या चौड़ाई का, जो कि क्या कर सके, इस आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हो। नहीं तो देखना प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आपने जैसे मान लिया, मैंने माना कि अगर ये पूरी टाइल, देखना मैं एक छोटा सा उदाहरण लेकर के और अच्छे से क्लियर कर दूं। जैसे कि मैंने मान लिया कि ए बराबर अगर 10 होता, ध्यान देना कंफ्यूज नहीं होंगे, ए बराबर अगर 10 होता तो अगर मैं टाइल ऐसी लेता, क्या कि जो जिसकी लंबाई या चौड़ाई कितनी होती है, 2 होती है। ध्यान देना, अगर ए बराबर यानी कि ये लंबाई अगर 10 होती, समझना, ये लंबाई अगर 10 होती और चौड़ाई अगर मैंने मान लिया कितनी होती, 8 होती। यहाँ पर ध्यान देते हैं जना, मैं समझाने का प्रयास क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ए बराबर अगर 10 होता और बी बराबर अगर 8 होता तो इससे बेहतर आप समझ पाएंगे क्या। अब मैंने मान लिया कि टाइल की लंबाई अगर आप 2 लेते तो क्या होता, ये 2 कवर करती, 2 लंबाई, फिर 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, यानी कि ये पूरी लंबाई कवर हो जाती ना। यानी कि x बराबर 2 नंबर हमने एक ऐसा लिया जो कि 10 को क्या कर रही, कंप्लीटली डिवाइड कर रही है। बात समझ आई ना। अब इसी तरह x बराबर 2 यहाँ पर भी आपने लिया, चौड़ाई भी, तो हम बात करें कि 2 2 4, 2 6, 2 8, यानी कि क्या, चौड़ाई को भी पूरा पूरा कट करी, यानी पूरा पूरा कंप्लीट करी, तभी तो ये टाइल्स हम पूरी पूरी बिछा पा रहे हैं, नहीं तो तोड़ करके लगाना पड़ता कैसे। अब बाय द वे अगर आपने ले लिया होता यहाँ पर क्या, यहाँ पर ले लिया होता 2.1 ले लिया होता, या हमने मान लिया कि 1.5 ले लिया होता, या हम मान लें कि यहाँ पर ऐसा कर लिया होता आपने 3 ले लिया होता, तो क्या होता, 3 3 6 3 9, और इसके बाद जैसे कि मतलब 3 3, तो अब ये 2 2 तो नहीं, तो मतलब मान लो कि कितने टाइल्स, तो 3 3 6 3 9, तो 3 टाइल में 9 मीटर तो कवर हो जाता है लंबाई, लेकिन 1 मीटर बचती। तो अब बताना, अब जो टाइल लगानी पड़ती तो क्या वो तोड़ करके लगानी पड़ती 1 मीटर की, 3 मीटर से 2 मीटर हटाते 1 मीटर बचती, उसको हम लगाते हैं।
बात समझ आ रही ना। लेकिन हमें ऐसी टाइल लगानी जो कि क्या हो, कंप्लीट आ जाए यहाँ पर, ठीक। अब अगर कंप्लीट आ जाए तो यानी कि ये जो एक्स है, यानी कि ये जो टाइल की लंबाई और चौड़ाई होगी वो हमें ऐसी लेनी पड़ेगी जो कि आयताकार कमरे की लंबाई लंबाई और चौड़ाई को कंप्लीटली डिवाइड कर रही होगी। और अगर किन्हीं दो संख्याओं को कोई संख्या कंप्लीटली डिवाइड करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं ना, मासा बोलते हैं ना। तो बस अब इस तरह के क्वेश्चन में याद रखना, समझ गए हैं क्या, कि कभी भी अगर हमें आंसर बताना होगा यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तो जो भी आयताकार कमरा है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई है, उसकी जो भी लंबाई और चौड़ाई है उसका हम क्या ले लेते हैं, मासा ले लेते हैं। अब रटेंगे नहीं, अब आप समझ गए हम क्यों लेते हैं मासा, उसका क्लियर है ना। तो मासा हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो मासा निकालने का तरीका क्या है, भाग विधि से आप कर लें, ज़्यादा प्राउड क्योंकि बड़ी संख्या है तो भाग विधि से कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक। तो देखेंगे मासा कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन का। 2527 से भाग देंगे किसमें, सॉरी ये बड़ा नंबर है तो छोटे नंबर में भाग दे ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसे मैं अगर रफ करूं तो ये हो जाएगा, इसे लिखना क्या, 2261 से अगर मैं भाग दूं किसमें, 2500 क्या 27 में, एक बार भाग जाएगा कितना आ जाएगा, 2261। इसके बाद 7 में 1 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। अब 266 से भाग किस में देंगे, 2261 में भाग देंगे। ये कितनी बार भाग जाएगा, तो अब यहाँ पर देखना कि ये जो भाग चला जाएगा आपका, एक ही पहले तो एक बार भाग, एक बार भी भाग ऐसे कर लें इस क्वेश्चन को। तो ये लगभग 2 8 16 और 8 6 48, 16 4 20, हाँ लगभग 8 बार में भाग जाएगा। तो देखना क्या, 8 8 6 48, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 और 4 आएगा, तो 8 6 48 और 4 क्या 52, तो 2 और 5 कैरी हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 5 कितना हो जाएगा 21। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक कैरी से, तो 11 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर कितना 5 5 में 2 3 और ये 1 133 से जब 266 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा कितना 266, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी कि कंप्लीट डिवाइड कौन कर रहा है 133। तो 133 आपका क्या हो जाएगा, एच सी एफ। एच सी एफ बोले तो क्या, उस टाइल की एक क्या भुजा हो जाएगी। बात समझ गए ना, हमने अभी आपको समझाया अच्छे से, यानी कि टाइल की भुजा कितनी आएगी 133। आपको ये नहीं बताना था, आपको बताना था क्या, कि इस पूरे आयताकार कमरे में टाइल्स की संख्या कितनी होगी। तो आप बताना आप मुझे कि अब इसकी अगर भुजा पता चल गई तो एक टाइल का हम क्षेत्रफल पता कर सकते हैं। और अगर हमें इस पूरे आयताकार कमरे का लंबाई और चौड़ाई पता है तो हम इसका भी क्षेत्रफल पता कर सकते हैं। तो यानी कि क्या, आप बताइएगा मुझे, इस पूरे क्षेत्रफल को, इस कमरे के पूरे क्षेत्रफल को अगर मैं एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे दूं तो कितनी टाइल लगेगी, ये आपका निकल आएगा। बात समझ आई ना, क्या इस कमरे के पूरे क्षेत्रफल में एक टाइल से भाग दे दूं तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और वो क्या कितनी टाइल्स लगेंगी वो निकल आएगा। तो हमेशा याद रखना, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आंसर होता है L मल्टीप्लाई बाई बी अपान क्या एक्स स्क्वायर, यानी कि क्या आयताकार कमरे का क्षेत्रफल और क्या उस टाइल का क्षेत्रफल, तो बराबर कितना हो जाएगा L मल्टीप्लाई बाई यानी बी, यानी कितना 2527 मल्टीप्लाई बाई क्या 2261 अपन क्या, ये x कितना आया 133, तो कितना हो जाएगा 133 मल्टीप्लाई बाई क्या 133। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, डिवाइड करना है इनको बस। तो 133 तो डिवाइड करेंगे तो आपको बताया, देखना कैसे डिवाइड करेंगे समझेंगे चीज़ों को। 133 से अब कितनी बार जाएगा आपको नहीं पता या किससे डिवाइड होगा नहीं, तो लेकिन इतना पता है कि अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो इससे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो 133 से अगर हम भाग दें तो अब ऐसे कैसे चेक करेंगे, तो आपको पता है 7 त्रिक 21 होता है, ठीक है। यानी कि इकाई का अंक अगर हम ऐसे किसी 133 में ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराएं जिसका कि इकाई का अंक क्या हो 7 हो, तो शायद चला जाए, हम चेक करके देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा क्या, लेकिन 7 तो 7 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 अगर 100 होता तो 700 तो लगभग उसके उससे क्या पहुंचेगा नहीं, तो हमें लग रहा है कि नहीं 17 होना चाहिए। तो लगभग हम 17 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हम देखेंगे क्या 17 थे 51 5, 17 थे 51 5 और क्या 56 6 और 17 कम 17 5 22, यानी कि 133 से डिवाइड हो जाए कितने टाइम 17 बार। और ऐसे देखो अब इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर है ये क्या 2527, 17 18 और 19 उनतीस का 27, यानी कि आप समझ जाना चाहिए कि नहीं कितना 19। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 19 मल्टीप्लाई बाई क्या 17, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 17 नहीं है 153, तो यह 3 आ जाएगा 15 और 17 कम 17 17 और 15 15 30 2 32, यानी कि कितना आंसर आने वाला 323। यानी कि ऐसी न्यूनतम टाइल्स कितनी होनी चाहिए 323।
23। तो आंसर क्या होगा 323। बात समझ आई ना। तो इस तरह क्वेश्चन को याद रखना है कैसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे प्लीज। गणित की 84 पुस्तकें, गणित की 84 पुस्तकें, कॉमा, भौतिकी की 90 पुस्तकें, 90, भौतिकी की 90 पुस्तकें और रसायन शास्त्र की 120 पुस्तकों की, और रसायन शास्त्र की 120 पुस्तकों की विषयवार ढेरियां लगानी है। ढेर बनाने विषयवार कंप्लीट, जैसे कि भौतिक के एक ढेर, एक रसायन का ढेर और एक क्या गणित का ढेर। विषयवार ढेरियां लगाई जानी है। प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें हों, प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें हों जिससे प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई भी एक समान हो। प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें हों जिससे प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई भी एक समान हो। आंसर है आपके मतलब ऑप्शन हैं आपके 12, 18, 6 और 21। तो 12, 18, 6 और 21 मैं इधर लिखे दे रहा हूँ। 12, 18, 6 और क्या 21, ये 4 ऑप्शन है। इनमें एक ऑप्शन सही आपका। आपने ट्राई कर लिया होगा। देखेंगे क्या गणित की कितनी पुस्तकें हैं, 84 पुस्तकें हैं। अगर मैं बात करूं गणित की 84 पुस्तकें हैं और भौतिकी की जो पुस्तकें हैं वो कितनी हैं, 90 हैं। और रसायन शास्त्र की जो पुस्तकें हैं वो कितनी हैं, 120 हैं। तो आपको बताना है, आपको करना क्या है, विषयवार ढेरियां लगाई जानी है। समझिएगा क्वेश्चन को। क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि विषयवार ढेरियां लगाई जानी। तो विषयवार ढेरियां लगाए जाने का मतलब क्या, जैसे कि एक ढेर हो किसका, मैथ का, एक ढेर हो किसका, इस तरह से अगर मैं बात करूँ, एक ढेर मैथ का लगाना है, एक ढेर जो है रसायन शास्त्र का, और एक ढेर क्या फिजिक्स का यानी कि गणित का लगाना है, उसका भौतिक का लगाना है। ठीक है। अब ये 3 ढेर लगाने हैं, लेकिन इनमें शर्त है। ढेर कैसा लगाना है, ढेर ऐसे लगाना है कि मतलब पुस्तकें ये 84 हैं, ये 90 हैं और ये 120 हैं। ठीक है। हमें ढेर कुछ इस तरह से लगाना है, इतने इतने का ढेर लगाना है। ठीक है, कि इनकी ऊंचाई क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक, विषयवार ढेर लगाना है तो मतलब कहने कि इनकी ऊंचाई क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देखना, अब ये बार कई बार ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। कब जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 बॉक्स बना दिया, तो बच्चे कई बार ये सोच लेते हैं क्या कि केवल 3 ढेरियां लगाई जानी। नहीं, ढेरियां 3 नहीं लगानी, 3 विषय की ढेरियां लगानी। क्या, 3 विषय की ढेरी, जैसे कि एक मतलब मैथ की ढेरी लगानी, फिजिक्स की ढेरी लगानी और केमिस्ट्री की ढेरी लगानी। लेकिन मैथ की एक ही ढेरी लगानी, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। क्या कह रहा है, ध्यान देना। वो कह रहा है कि ये मैथ की कई ढेरियां हों, इसकी फिजिक्स की कई ढेरियां हों, रसायन की कई ढेरियां हों, लेकिन ढेरियां ऐसी हों कि प्रत्येक ढेरी, जितनी भी ढेरी हों, ढेरियों की संख्या नहीं पूछ रहा, जितनी भी ढेरी हों उन सभी की जो ऊंचाई हो वो क्या हो, बराबर हो। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं हम। जितनी भी ढेरी लगे उनकी क्या हो, ऊंचाई बराबर। तो उस प्रत्येक ढेरी में कितनी कितनी पुस्तक हमें रखनी होंगी, ये बात आपसे पूछी जा रही। तो आपको समझ आ रहा है कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन तीनों को क्या कर रहा होगा, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा। तो यानी कि क्या हमें चाहिए, एचसीएफ चाहिए। यहाँ पर देखने ये लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर सीधे सीधे आपसे नहीं कहेगा कि एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने कई तरीके, एक तो तरीका है कि आप क्या कर दें, भाग दे करके देख लें। अगर भाग दे करके नहीं देख रहे हैं तो आप क्या कर लें कि इनको जैसे मैंने बताया था एलसीएम के तरीके से, एलसीएम के तरीके से अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं वैसे सॉल्व कर लें। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर देखें तो कितना, और 12, जैसे कि ये देखें 12 से 84, 12 से डिविजन 7 से भी, ये 15 और 3 से, तो मतलब लगभग 3 से तो सभी संख्याएं डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 8 24। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 3 9, तो 90 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 4 12, तो कितना आ जाएगा 40। फिर हम देख लें कि ये नंबर किससे डिविजिबल है, जिसे कंप्लीटली तीनों संख्या डिवाइड, क्योंकि एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं हम। ठीक, तो देखा हमने 2 से कंप्लीट सभी डिवाइड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 से कितना, ये 14 हो जाएगा। और इसी तरह इसे देखें तो 2 से कितना 15 हो जाएगा, इसे तो 2 से कितना 20। क्या अब कोई आपको एक ऐसा नंबर दिख रहा है जो कि इन तीनों संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड कर दें? नहीं, अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं, एक को छोड़ करके जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दें। एलसीएम होता तो अभी हम सॉल्व करते हैं, लेकिन एचसीएम में तो हमें केवल ऐसा नंबर पता करना होता है जो कि इन तीनों संख्याओं को कंप्लीट डिवाइड करे। तो एक संख्या मिली 3 और एक संख्या क्या मिली 2, यानी कि इसका एचसीएफ क्या होने वाला है, 3 मल्टीप्लाई बाई क्या 2, यानी कि आंसर क्या होगा 6। यानी कि 6 पुस्तकें अगर रखी जाए प्रत्येक ढेरी में तो क्या होगा, उनकी ऊंचाई समान होगी। और क्या होगा, इन ये सारी बुक्स को हम यूज भी कर पाएंगे। बात समझ आ रही है। तो इनका क्या आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज।
अब देखना, अगर आप इसी क्वेश्चन को पहले, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले अगर आप ये देख लें कि अगर आप चाहते तो एलसीएम एचसीएफ ऐसे भी निकाल लेते हैं। अभी डिफरेंस वाला मेथड बताया था कि जब शेष समान शेषफल बचे। अब जैसे कि प्रत्येक पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो जीरो शेषफल, तो वो समान शेषफल ही बच रहा है। तो क्या आप क्या करते थे, जैसे कि 84 है, 90 है, 120 है, तो एचसीएफ ऐसे भी निकाल सकते थे, भाग दे करके 84 से 90 में भाग देंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, कि जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, 84 से हम भाग दे रहे हैं किसमें, 90 में, तो एक बार जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा 84, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। फिर 6 से किस में भाग देंगे, 84 में भाग देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 6 कम 6, और ये हो जाएगा 4 बार और जाएगा तो कितना आ जाएगा 84, यानी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। फिर जो नंबर आए इससे फिर हम अगले नंबर को भाग देते हैं, 120 को भाग देंगे तो आपको पता है कि 120 भी क्या है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर जीरो आ जाएगा, यानी जीरो। बात समझ आ रही ना। तो यानी कि एचसीएफ कितना आ गया 6, तो ये भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी। अगर आप ऐसे जाना चाहते हैं डिफरेंस से, तो डिफरेंस से भी एचसीएफ निकाल देते हैं। कैसे, आपको बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, तो देखना कितना डिफरेंस 6, इनका डिफरेंस अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा 30, और 120 और 84 का अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना आ जाएगा 20 10 30 और क्या 36। फिर हम करते क्या थे, इनका क्या निकाल लेते थे, जो ये डिफरेंस आता था इनका एचसीएफ। तो आपको पता है ऐसा कौन सा छोटा बड़ा से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करे तो आंसर क्या हो जाएगा 6। तो तरीके कहे हैं, सब कुछ सिखा दिया है, अब आपको डिसाइड करने की आप कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, सिखाया मैंने बहुत कुछ है आपको, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लिखेंगे क्वेश्चन प्लीज। 4 घंटियाँ, 4 घंटियाँ 4 बेल्स हैं, 4 घंटियाँ 6, 8, 12 और 18। 4 घंटियाँ 6, 8, 12 और 18 सेकेंडों के अंतराल पर बजती हैं। 4 घंटियाँ 6, 8, 12 और 18 सेकेंडों के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं, यदि वे 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं, तो ये 6 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो आपको बताना है कि ये 6 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, 6 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये चीज़ आपको बताना है। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से, क्या कह रहा है आपसे, आपने नोट कर लिया होगा और ट्राई भी कर लिया होगा। देखते हैं, देखना अब आपसे इस तरह की लैंग्वेज टाइप के लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे कि 4 घंटे, एक 6, 8 और 12 और 18 सेकंड, ये सेकंड है, समय दिया गया किसमें, सेकंड में, कि इतने सेकंड के अंतराल पर ये क्या है बजती है। मतलब पहली घंटी जैसे 6 सेकंड में बजी, फिर तो मतलब कहने का मतलब एक कोई बेल है जो कि 6 सेकंड में बजी, फिर 12 सेकंड में बजेगी, फिर 18 सेकंड में बजेगी, इस तरह बजती है। दूसरी जो बेल है वो पहली बार 8 सेकंड में बजती है, फिर दोबारा 16 सेकंड में बजेगी, इसी तरह 24 सेकंड में बजेगी, मतलब 8 के अंतराल पे बजती है। ठीक, तो तीसरी जो है बेल वो क्या है, वो पहली बार बजती है तो 12 सेकंड बाद बजती है, तो दोबारा फिर 24 सेकंड, मतलब अगले 12 सेकंड बाद, तो यानी कि कितना, पहले 12 सेकंड में तो फिर 24, फिर ऐसे, तो मतलब 12-12 के अंतराल पे बजेगी। तीसरी अगर हम बात करें, चौथी, तो 18 सेकंड का, यानी कि पहली बार वो 18 सेकंड में बजेगी, फिर अगली बार 18 और, यानी कि 36 सेकंड में बजेगी। बस पहले 18 सेकंड, फिर 18 सेकंड बाद बजेगी। बात समझ आ रही ना। इस अंतराल पर ये घंटियां क्या हैं, बजती हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, इस तरह क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। अब आप मुझे आपसे इस तरह के देखना, एक थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के क्वेश्चन पूछ लिया गया, लेकिन उसके पहले हम एक स्टेप बात करेंगे क्या, कि अगर 4 घंटियां 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो आपसे पहले पूछा गया कि अगर वो पहली बार 12 बजे बजी हैं, तो अब दोबारा वो कितने बजे एक साथ बजेंगी। जैसे कि अभी आपने टाइम चालू किया, तो पहले जो 4 घंटियां लगी थी, ये 4 घंटियां लगी थी, देखो अभी आपने टाइम चालू किया, ये 4 घंटियां लगी थी, तो 6 सेकंड में ये बज गई, फिर 8 सेकंड में ये बजी, फिर 12 सेकंड में ये जब बजेगी ना, तो पहली वाली दोबारा बज जाएगी। क्यों, क्योंकि वो 6 सेकंड में बज रही, 6 सेकंड के अंतराल में बज रही है। इसी तरह फिर अगले से चौथी जब बजेगी ना 18 सेकंड में, तो क्या है, पहली वाली 3 बार बज चुकी होगी, क्योंकि 18 सेकंड में 6 सेकंड के अंतराल में बजती। तो कह रहे अभी पहली बार तो हम तीनों को एक साथ बजाया था, तो बजी एक साथ नहीं थी, स्टार्ट हुई थी, मतलब पहली बार एक साथ जैसे बजी, तो फिर दोबारा पहली वाली 6 सेकंड में बजेगी, तीसरी वाली दूसरी वाली 8 सेकंड में बजेगी। बात समझ आ रही ना। तो
अब कह रहे हैं अब अगली बार ये कब एक साथ बजेंगी, तो अगली बार कब एक साथ, यानी कि एक कोई ऐसा समय हमें चाहिए जो कि क्या कर रहा होगा, इन सभी नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, तभी तो कंप्लीट वहां तक हम बात कर पाएंगे कि वो कंप्लीटली डिविजिबल होंगी जब, तो उसी समय अंतराल पर एक साथ बजेंगी। तो यानी कि हम सीधे सीधे बात करें तो हम इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, तो 6, 8, 12, 18 का जब आप एलसीएम लेंगे तो कैसे क्या करेंगे, तो देख लें किस नंबर से कंप्लीट डिविजिबल है, तो 2 से ही देख लें, तो 2 3 6, 2 चौको 8, 2 छक 12 और 2 नहीं 18। यहाँ पर 3 से देखें तो 3 कम 3 और यहाँ पर 4, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। फिर एक बार 2 से करें तो कितना, 1, 2 दूना 4, 2 एक कम 2 और 3। तो ये एलसीएम कितना आने वाला है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई क्या 3। इसको सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, यानी 8 मल्टीप्लाई बाई क्या 9, यानी कि 72 सेकेंड। यानी कि अब ये जब अगली बार बजेंगी ना तो कितने सेकंड बाद बजेंगी, एक साथ बजेंगी 72 सेकंड बाद। अब एक साथ 72 सेकंड बाद अगर बजेंगी, 72 सेकंड का मतलब क्या भाई, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यानी 1 मिनट 12 सेकंड बाद बजेंगी। यानी कि अगर आपसे ये पूछता कि पहली बार अगर 12 बजे एक साथ बजेंगी तो अगली बार कब एक साथ बजेंगी, तो कितने बजे एक साथ बजेंगी, तो भाई 12 बजे तो पहली बार एक साथ बजी थी, अब 72 सेकंड बाद फिर से एक साथ बजेंगी। तो पूछता अगर कि अगली बार कब एक साथ बजेंगे, तो क्या करते हैं हम लोग, 1 मिनट और 12 सेकंड और, तो यानी कि मतलब कहने का 12 बजकर, अब यहाँ पर देखें 12 बजकर अब 1 मिनट 72 सेकंड था ना यहाँ पर, तो अगली बार एक साथ कब बजती, 12 बजकर 1 मिनट 12 सेकंड में। बात समझ आई ना, क्यों, क्योंकि 1 मिनट 12 सेकंड बाद यानी 72 सेकंड बाद एक साथ बजती हैं। तो पहली बार अगर 12 बजे एक साथ बजी थी तो दोबारा एक साथ कब बजेंगी, 12 बजकर 1 मिनट 12 सेकंड में। अगर ये क्वेश्चन पूछता है, लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ के इसने क्वेश्चन पूछा था क्या, कि ये 6 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। जब कह रहे 6 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो आप मुझे बताइएगा कि एक बार जैसे कि अभी 12 बजे बजी, तो पहला टाइम हो गया, एक बार बज गई। फिर अब आपको पता है कि 1 मिनट 12 यानी 72 सेकंड, यानी 1 मिनट 12 सेकंड बाद फिर बजेगी, तो यानी कि 12 बजकर 1 मिनट 12 सेकंड बाद फिर से बजेगी, यानी कि 12 बजकर 1 मिनट 12 सेकंड बाद फिर से बजेगी, तो ये 2 बार हो गया। बस समझ रहे हैं? अभी मैं पूरा डिटेल से समझा और फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को क्या। तो अब यहाँ पर देखना फिर क्या होगा, अब अगली बार फिर 72 सेकंड बाद एक साथ बजेंगी, तो 12 मिनट फिर 1 मिनट 12 सेकंड जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मिनट 24 सेकंड बाद बजेंगी, तो अब 3 बार हो गया। बात समझ आ गई ना। फिर ऐसे क्या होगा, फिर 1 मिनट 12 सेकंड बाद, तो क्या 12 बजकर 3 मिनट और 36 सेकंड में, यानी कि 4 बार बज चुकी होंगी। फिर 1 मिनट 12 सेकंड बाद, क्योंकि हमें कह रहे 6 मिनट में कितनी बार, तो फिर देखना 12 बजकर फिर क्या 4 मिनट और यहाँ पर कितना हो जाएगा 48, तो 12 चौको 48, यानी कि फिर से एक बार बजेंगी, तो यहाँ पर क्या 5 बार हो गया ना। बात समझ आ रही है ना। ठीक, अब इसके बाद इसमें देखें तो क्या, अब अगले 1 मिनट में अगर हम देखें तो क्या 12 बजकर क्या, अब 5 मिनट, अब 5 मिनट देखो 12 12 60, अब ये हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, अब 6 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 6 मिनट कंप्लीट हो, यानी कि 12 बजकर 6 मिनट और 0 सेकंड। बात समझ आ रही नहीं है कि ये छठवीं बार क्लियर है ना। तो अब यहाँ पर देखना कई बार कंफ्यूजन आता है कि मतलब अब यहाँ पर ये आंसर हमारा 5 होगा या 6 होगा। तो देखना क्या ध्यान देना कि अब कह रहे 6 मिनट में, तो 6 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 360 सेकंड होते हैं। 72 सेकंड में एक बार बज रही है, तो 360/72 यानी कितना 5, यानी कि 6 मिनट में तो वो 5 बार बजेंगी, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। बात समझ आई ना। लेकिन अगर वो कहते कि पहली बार का भी हमें काउंट करना है, कि जब पहली बार वो एक साथ बजी थी, पहली बार को भी अगर हम काउंट करें तो फिर आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6। तो बस समझ रहे, अगर केवल इतना पूछ रहे कि 6 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजी, तो 6 मिनट में कितनी बार एक साथ बजी, तो 360/72 यानी कि 5 बार एक साथ बजी। क्लियर होगा ना। तो आई होप ये बात आपको समझ कि 72 सेकंड में एक बार बज रही, तो यानी कि 6 मिनट में यानी 360 में कितना, तो 72 से भाग देंगे यानी 5 बार एक साथ बजेंगे। क्लियर है। अब बस लैंग्वेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखेंगे तेजी से प्लीज। लिखेंगे 5 किलोमीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर इसको करेक्ट कर लीजिए, ऐसा लिखिए 11 किलोमीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर 11 किलोमीटर लंबे 11 किलोमीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर किसी एक बिंदु से ए बी तथा सी एक साथ एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। 11 किलोमीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर किसी एक बिंदु से ए बी तथा सी एक साथ
एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं, यदि उनकी चाल क्रमशः यदि उनकी चाल क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि उनकी चाल क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा, साढ़े 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताओ, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताओ कितनी देर बाद वे तीनों शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। तो कितनी देर बाद वे तीनों शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे, ये बात आपको बतानी है। ये आपको दिया गया है चाल, आप आई होप क्वेश्चन नोट कर लिया होगा और आपने ट्राई भी किया होगा। ठीक है, देखना 11 किलोमीटर के एक वृत्ताकार ट्रैक है जिस पर 3 लोग दौड़ रहे हैं एक ही बिंदु से। जैसे कि एक कोई वृत्ताकार ट्रैक है, यहाँ से एक बिंदु ये है, यहाँ से सब चलना स्टार्ट करते हैं, ए भी, बी भी और सी भी। तीनों लोग इस बिंदु से क्या कर रहे हैं, इस वृत्ताकार ट्रैक पर क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना, अगर तीनों इस पर दौड़ रहे हैं तो यहाँ पर तो तीनों एक साथ थे। फिर आपको पता है कि इसकी भी चाल अलग है, इसकी भी चाल अलग है, इसकी भी चाल अलग है। तो मतलब कहने का ये कुछ सेकंड में कुछ दूरी जाएगा और बी कुछ सेकंड में कुछ दूरी जाएगी, क्योंकि तीनों की चाल अलग अलग है। तो मतलब अलग अलग समय में ये अलग अलग दूरी तय करेंगे। तो क्या ये एक साथ चल रहे होंगे क्या? तीनों नहीं चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि तीनों की चाल समान नहीं है। अगर तीनों एक जगह से चलना चालू किए थे, इनकी चाल भी एक समान होती तो तीनों एक साथ दौड़ रहे होते, लेकिन तीनों की चाल अलग अलग है। तो क्या होगा, ये कोई जिसकी चाल अधिक होगी वो आगे निकल जाएगी, जिसकी चाल कम होगी वो पीछे रह जाएगा। बात समझ आई ना? तो इनकी हमें चाल दी गई है। तो आपसे कह रहे कि कितने समय बाद ये तीनों एक साथ मिलेंगे। बात समझिएगा मेरी, क्या कह रहे, कितने समय बाद ये तीनों एक साथ समय पूछा जा रहा है, कितने समय बाद ये एक साथ मिलेंगे। यानी कि हमें एक ऐसा समय बताना है, ध्यान देना मेरी बात को, हमें एक ऐसा समय बताना है। क्या कह रहा हूं मैं, हमें एक ऐसा समय बताना है जिसको कि ये तीनों क्रॉस कर रहे होंगे। बस में उस समय तीनों ये क्या कर रहे हैं, एक साथ मिल रहे होंगे। यानी कि सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इनका समय निकालना कि ये कितना समय ले रहा है एक इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने में। हम उनका टाइम निकालें। जैसे कि पहले व्यक्ति की बात करें, ए की, ये 11 किलोमीटर जाने में कितना समय ले रहा है, तो 11 किलोमीटर ये 4 की स्पीड से जा रहे हैं तो इतना समय लेगा। बात समझ आ रही है ना? तो आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या, समय। तो अगर हम क्या करें यहाँ पर, अगर हमें समय निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, दूरी को चाल से भाग देना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 11/4। तो ये ए का समय आ गया। इसी तरह का हम बात करें कि बी का समय क्या हो जाएगा, तो बी, ये भी दूरी इतनी तय कर रहा है, समय चाल कितनी, 5.5। या आप कह सकते थे यहाँ पर 5.5, वो भी कह सकते थे। तो इसको अगर डिवाइड कर देंगे इस तरह से तो दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 आ जाएगा, 55 दूना 110, तो यानी कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, और कम अगर सी की बात करें, सी कितना समय लेगा, तो 11 किलोमीटर जाएगा, कितना, 8 की चाल से, तो ये इतना समय लेगा। बात समझ आई ना? आपको एक ऐसा समय बताना है जिस समय तीनों एक साथ मिल रहे होंगे। अब जिस समय तीनों ये एक साथ मिल रहे होंगे तो इस चीज को समझिएगा, तीनों ये एक साथ कब मिल रहे होंगे। तो हमें एक ऐसा समय बताना है जो कि इन सभी से क्या होगा, डिविजिबल होगा। यानी कि हमें क्या, इनका एलसीएम निकालना है। तो अब एलसीएम कैसे निकालेंगे इस चीज को समझेंगे। तो आपको पता, अभी भिन्नों का लासा हमने निकालना बताया था। तो एलसीएम क्या करेंगे, न्यूमरेटर के क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 11, 2 और 11 का एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा, 11 मल्टीप्लाई बाई क्या, 2 अपान में क्या, नीचे वालों का एलसीएम तो 4 है और 1 है और 8, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1। यानी कि कितने समय बाद, 22, और जो भी था घंटे, अगर आवर्स में था सारी चीजें, हाँ आवर्स में थी, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 22 घंटे बाद तीनों क्या करेंगे, एक साथ मिलेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना कि अगर दूरी पता है, चाल दिए गया, तो सबसे पहले समय निकालेंगे और समय का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। आई होप आपको बात समझ आई होगी। तो आज के लेक्चर यहीं से एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।